अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आप तमाम ही का मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान एक बार फिर अपने चैनल एसके एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप सभी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको पुरसुकून वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अज़ीज़ तलबा, आज हम आपके लिए आपके निसाब नवाए उर्दू से एक सबक और आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं, जिसका नाम है चकबस्त लखनवी। ये है सबक नंबर 9, जिसको लिखने वाले हैं आले अहमद सुरूर। ये सबक आपके निसाब नवाए उर्दू से लिया गया है। आज हम इस सबक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस सबक की शुरुआत में जो दो नाम लिखे गए हैं, पहले हम इन दोनों नामों को जान लेते हैं। पहला नाम है चकबस्त लखनवी। चकबस्त लखनऊ के रहने वाले थे, इसलिए आपको चकबस्त लखनवी कहा गया है। आपका असल नाम ब्रिज नारायण था और चकबस्त आपका तखल्लुस था। तखल्लुस के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तखल्लुस किसी शायर ने अपनी शायरियों में जो नाम इस्तेमाल करता है, शायर अपनी गज़लों में जब आखिर में अपना जो नया नाम इस्तेमाल करता है, उसे ही तखल्लुस कहा जाता है। तो ब्रिज नारायण आपका नाम था और चकबस्त आपका तखल्लुस था, इसलिए आपको चकबस्त लखनवी यहाँ लिखा गया है। दूसरा नाम है आले अहमद सुरूर, जो इस मज़मून के लिखने वाले हैं। आपने इस मज़मून में चकबस्त के बारे में काफ़ी कुछ बताया है, आपकी लेखन कला के बारे में, आपकी लिखावट के बारे में, आपकी शायरियों के बारे में, आपकी ज़िंदगानी के बारे में काफ़ी कुछ बयान किया है। अब आले अहमद सुरूर ने आपके बारे में क्या बयान किया है वो तो हम आगे सबक में पढ़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम ये भी जानेंगे कि इसके मुसन्निफ़ आले अहमद सुरूर के बारे में भी हम मुख्तसर तारुफ़ पहले जानेंगे, उसके बाद ही हम आगे का सबक पढ़ेंगे। आइए बिना देरी किए, बिना वक्त ज़ाया किए हम शुरू करते हैं आज का सबक। इस सबक के मुसन्निफ़ हैं आले अहमद सुरूर। 1911 ता 2002। आपकी विलादत, आपकी पैदाइश 1911 में हुई थी और आपकी वफ़ात, आपका इंतकाल 2002 में सन ईस्वी में हुआ था। आले अहमद नाम, सुरूर तखल्लुस, बदायूं के रहने वाले थे। आले अहमद आपका क्या था नाम था और सुरूर आपका तखल्लुस था, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप भी तखल्लुस इख्तियार करते थे, यानी आप भी शायर थे। और आप कहाँ के रहने वाले थे? बदायूं के रहने वाले थे। इब्तदाई तालीम के बाद सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से BSc और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहले अंग्रेज़ी और फिर उर्दू में MA किया। पहले आपने BSc किया, उसके बाद आपने MA किया। 1934 में अलीगढ़ में अंग्रेज़ी के और 1936 में उर्दू के लेक्चरर मुकर्रर हुए। लेक्चरर आप जानते हैं, जिस तरह थर्ड ग्रेड टीचर होता है, सेकंड ग्रेड टीचर होता है। थर्ड ग्रेड टीचर 8th क्लास तक के टीचर को कहा जाता है। सेकंड ग्रेड टीचर 10th तक के क्लास के टीचर होते हैं, उनका सेकंड ग्रेड टीचर कहा जाता है। और लेक्चरर, प्रोफेसर कौन होते हैं? जो कॉलेज में जो टीचर्स हुआ करते हैं उन्हें लेक्चरर कहा जाता है। तो आप 1936 में अंग्रेज़ी के क्या रहे हैं? लेक्चरर मुकर्रर हुए, यानी लेक्चरर आप रहे हैं। 1 साल रज़ा कॉलेज रामपुर के प्रिंसिपल भी रहे। रज़ा कॉलेज में क्या रहे आप? प्रिंसिपल रहे हैं। बाद में लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में रीडर की हैसियत से काम किया। शोबा यानी विभाग, उर्दू के विभाग में आपने किसकी हैसियत से? रीडर की हैसियत से आपने काम किया। 1955 में प्रोफेसर की हैसियत से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वापस आ गए। और जो यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचर होते हैं उन्हें प्रोफेसर कहा जाता है। आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपने प्रोफेसर की हैसियत से भी काम किया। 1958 से रिटायरमेंट तक, यानी 1958 से लेकर रिटायरमेंट तक, आपके रिटायरमेंट तक इसी यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू के प्रोफेसर और सदर के फ़राइज़ अंजाम दिए। फ़र्ज़ की जमा है फ़राइज़। आपने फ़राइज़ अंजाम दिए, फ़र्ज़ को अंजाम दिया, काम किया। सुरूर साहब 18 बरस तक अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के जनरल सेक्रेटरी भी रहे। उन्होंने हमारी ज़बान और उर्दू अदब के मुदीर की हैसियत से भी काम किया। मुदीर का मतलब होता है एडिटर, संपादक।
की हैसियत से भी आपने काम किया, यानी आपने इस उर्दू ज़बान के लिए, उर्दू अदब के लिए बहुत ज़्यादा खिदमतें अंजाम दी है। आगे देखिए, आल अहमद सुरूर उर्दू ज़बान के साहिब तर्ज व अदीब और मुमताज़ नक्काद थे। मुमताज़ यानी बहुत ज़्यादा अजीम, इज़्ज़त वाले। नक्काद कहते हैं आलोचक को, आलोचना करने वाले को, जो तनकीद किया करते हैं। तो आल अहमद सुरूर बहुत बड़े तनकीद निगार भी रहे हैं, इज़्ज़त वाले, वक़ार वाले। तनकीद जैसे मौजू को उन्होंने अपनी दिलकश तहरीर के ज़रिए एक पसंदीदा और शाइस्ता फ़न बना दिया। एकदम सहल सा, एक खूबसूरत सा क्या बना दिया, फ़न बना दिया किसी तनकीद निगारी को। सुरूर साहब की तसानीफ़ में तनकीदी इशारे, नए और पुराने चिराग, तनकीद क्या है, अदब और नज़रिया, मुसर्रत से बसीरत तक काबिल ज़िक्र हैं, ज़िक्र के काबिल हैं, जो ज़िक्र के लायक हैं, जिनके बारे में बात की जानी चाहिए, जिनका नाम बार बार लिया जाना चाहिए, उसे बोलते हैं काबिल ज़िक्र। तो ये आपकी उन चुनिंदा तसानीफ़ हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। ये आपकी काबिल ज़िक्र तसानीफ़ों में से एक हैं। सलसबील, ज़ौक़ जुनू और ख्वाब व खलिश उनकी शायरी मजमूए हैं। आपने मजमुआ कहते हैं संग्रह को, मजमुआ किसे कहते हैं, संग्रह को। आपके शायरी मजमुआ हैं, शायरी संग्रह हैं, जो कि ज़ौक़ जुनू, ख्वाब खलिश और सलसबील ये उनमें से ख़ास हैं। ख्वाब बाकी हैं सुरूर साहब की आप बीती है। आपने आप बीती भी लिखी है, जो कि ख्वाब बाकी हैं के नाम से है। मज़मून चकबस्त लखनवी सुरूर साहब की रेडियाई तकरीरों के मजमूए तनक़ीदी इशारे से माखूज़ है। आपने तनक़ीद को बहुत उम्दा फ़न बनाया था। आपका काम था, आपने तनक़ीद को बहुत उम्दा फ़न बनाया था। आपने कई अलग अलग लेखकों के बारे में, कई मुसन्निफ़ के बारे में, कई शायरों के बारे में और उनकी तसनीफ़ों के बारे में काफ़ी आपने तनक़ीद की है। उनके अच्छाइयाँ, उनकी बुराइयाँ और उनमें जो ख़ासियत, उनकी ख़ुसूसियतें सब आपने बयान फरमाई है। ये आपके मशगलों में से एक मशगला था और आपने तनकीद के ज़रिए अदब में बहुत ही अच्छा वक़ार, बहुत बड़ा वक़ार आपने हासिल किया। आइए अब हम पढ़ते हैं सबक को, जिसका नाम है चकबस्त लखनवी, और देखते हैं आले अहमद सुरूर ने इस सबक में चकबस्त लखनवी की क्या तनकीद की है, किस तरह तनकीद के ज़रिए किस तरह सबक को आपने पेश किया है। आइए देखते हैं हम आज का सबक। चकबस्त लखनवी। चकबस्त 1882 में बमुकाम फैज़ाबाद में पैदा हुए। आप कहाँ पैदा हुए, आपकी विलादत कहाँ हुई? फैज़ाबाद में। कब? 1882 में। किनकी? चकबस्त की। चकबस्त आपका तखल्लुस है और ब्रिज नारायण आपका नाम है। बुज़ुर्गों का वतन लखनऊ था, इसलिए वहीं चले आए और तालीम वहीं हासिल की। लखनऊ आज कहाँ है? आज मुल्क पाकिस्तान में लखनऊ है, जो कि खैर छोड़िए इन बातों को। शेर व अदब का ज़ौक़ घुट्टी में पड़ा था और लखनवी मजाक रग रग में रचा हुआ था। लखनऊ की कई सारी बातें आपके रग रग में पैवस्त थी, समाई हुई थी, क्योंकि शेर व शायरी का जो सुखन था आपको अपनी विरासत में मिला था। 1905 में कैनिंग कॉलेज से BA LLB करने के बाद आपने वकालत शुरू की और इस पेशे में आपको ख़ासी कामयाबी हासिल हुई। आपने BA LLB की डिग्री ली थी, लॉ की आपने डिग्री ली थी और आपने वकालत का पेशा भी आपने इख्तियार किया और आपको इस पेशे में काफ़ी अच्छी कामयाबी भी मिली। आप बहुत कामयाब हुए इस पेशे में। आगे देखिए, 1926 में जब आपकी उम्र तकरीबन 45 साल की थी, अचानक इंतकाल किया। काज़िम हुसैन महशर ने आप ही के मिसरे से तारीख़ निकाली। काज़िम हुसैन ने आप ही के मिसरे, आप ही की लिखी हुई बातों से, आप ही के कलाम से एक बात निकाली है। जब आपकी उम्र 45 साल की थी तब अचानक आपका इंतकाल हो गया था। उनके ही मिसरे से तारीख़ है हमराह अज़ा, मौत क्या है उन्हें अज्जा का परेशान होना। काज़िम हुसैन ने उन्हीं का शेर इस्तेमाल किया है। शेर में लिखा है, उनके ही मिसरे से तारीख़ है हमराह अज़ा। तारीख़ का मतलब होता है, एक तो तारीख़ होती दिनांक, एक तारीख़ का होता है इतिहास। हमराह यानी साथ में, अज़ा का मतलब होता है कॉन्डोलेंस, शोक। मौत क्या है उन्हें अज्जा का परेशान होना। अज्जा कहते हैं
पार्टिकल्स, कण कण, यानी उनकी इस मिसरे से ये बताया गया है कि सिर्फ उनका इंतकाल क्या है, उनके इंतकाल पर कण कण, एक ज़र्रा ज़र्रा दुखी हुआ है, ज़र्रे ज़र्रे में एक शोक व्याप्त है, एक दुख की कैफियत तारी हो चुकी है। किससे? उनके मौत से, उनके इंतकाल से। आगे देखिए, चकबस्त ने जिस माहौल में आँख खोली वो सुरअत से बदल रहा था। यानी चकबस्त ने जिस माहौल में आँख खोली, जिस वक्त उनकी पैदाइश हुई, तो ज़माना सुरअत, सुरअत कहते हैं स्विफ्टनेस, तेज़ी से ज़माना बदल रहा था। एक तरफ क़दामत का रंग था, क़दामत बना है कदीम से, कदीम मतलब पुराना, प्राचीन। एक तरफ पुराने लोगों का रंग था, पुराने लोगों के सोच विचार थे जो अभी समाज पर छाया हुआ था। अभी भी समाज में रूढ़िवादियाँ, प्रथाएं, पुरानी बातें अभी भी राइज थी, चलती आ रही थी। और दूसरी तरफ नई तहजीब की बढ़ती और चढ़ती हुई रोशनी थी जो आहिस्ता आहिस्ता अपना असर जमा रही थी। जिस वक्त चकबस्त की पैदाइश हुई थी तो ज़माना दो भागों में बटा हुआ था। एक तो ऐसे लोग थे जो पुराने लोग थे, पुराने लोगों का तौर तरीका, पुराने लोगों की रिवायतें अभी भी चल रही थी, पुराने लोगों के रूढ़िवादियों में, पुराने लोगों की प्रथाओं में, उनके प्रचलन में आज भी दुनिया जी रही थी। एक तरफ ऐसे लोग भी थे, एक नए ज़माने के लोग, एक नई सोच के लोग जो दुनिया को बदल देने वाली सोच के साथ एक युवा जोश वाली सोच के लोग भी उस वक्त मौजूद थे। तो दुनिया तेज़ी से बदल रही थी, ऐसे वक्त में आपकी पैदाइश हुई थी। उस माहौल में तबाई ज़्यादा मुश्तइल और मयार ज़्यादा सख्त थे। मयार का मतलब स्तर, सख्त यानी कठिन, जटिल थे। उस ज़माने का स्तर बहुत टाइट स्तर था। कुछ लोग क़दामत परस्त थे, क़दामत यानी पुरानी बातों को मानने वाले। कुछ एक नई दुनिया के ख्वाब देख रहे थे और कुछ लोग चाहते थे कि दुनिया में बदलाव आना चाहिए, दुनिया नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे भी थे जो थोड़ी इस्लाह, थोड़ी तब्दीली, थोड़ी रफूगरी के कायल थे। कुछ ऐसे भी थे जो मानने वाले थे इस्लाह मतलब थोड़ा सा सुधार आ जाए, हाँ दुनिया जैसी चल रही है ठीक है, बस थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। थोड़ी रफूगरी, रफूगरी का मतलब होता है जब कपड़ा कहीं से फट जाता है तो उस कपड़े के ऊपर एक धागा नुमा रफू किया जाता है ताकि वो फटा हुआ जगह नज़र ना आए, उसे कारी लगाना इसको बोलते हैं, रफू करना उसे बोलते हैं। तो कुछ चाहते हैं दुनिया जैसी चल रही ठीक है, हाँ थोड़ी रफूगरी हो जाए, बस थोड़ा सा पैबंद लग जाए, थोड़ी कारी लग जाए, कुछ बातें ठीक हो जाए, दुनिया इसी में ठीक है। पर कुछ लोग तो चाहते थे नहीं, हमारे बाप दादा, हमारी पीढ़ियाँ जिस बातों को मानते हैं ये, हम तो उन्हीं बातों को, उन्हीं प्रथाओं को, उन्हीं बातों को ही मानेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो उस वक्त में चाहते थे कि नहीं, दुनिया जैसी चल रही है, दुनिया का सिस्टम जो चल रहा है, दुनिया का निज़ाम जो चल रहा है, ये सही नहीं है, बल्कि हमें एक बेहतर दुनिया की तरफ जाना चाहिए। हमें इस रूढ़िवादिता को, हमें इस बुराइयों को दुनिया से दूर करना चाहिए। हमें एक अच्छे समाज की, अच्छे मुआशरे की स्थापना, एक मुआशरे की कोशिश करनी चाहिए। आगे देखिए, चकबस्त उस आखिरी तबके से ताल्लुक़ रखते थे, यानी चकबस्त भी उन आखिरी लोगों में से थे, यानी जो लोग दुनिया को बदलना चाहते थे, दुनिया को एक अच्छी मुकाम पर ले जाना चाहते थे, चकबस्त उन लोगों में से थे। इक़बाल की ज़बान में उनका क़ल्ब मोमिन और दिमाग काफिर था। इक़बाल, अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं उनके बारे में कि उनका क़ल्ब मोमिन था। क़ल्ब यानी उनका दिल तो ऐसा था जैसे क्या है, वो मुसलमान है, एक ईमान कबूल करने वाले को मोमिन कहा जाता है, वैसे जैसे को मुसलमान है, और दिमाग काफिर था। दिमाग काफिर से मतलब बहुत फितुरबाजी, बहुत फितुर वाले थे, बहुत तेज़ दिमाग थे। वो लखनऊ की तहज़ीब और तमद्दुन, मुआशरत और अखलाक के दिल दाअब्दा थे, दिल से चाहते थे किसी लखनऊ की तहज़ीब को, तहज़ीब कहते हैं अदब को, तमद्दुन को, वहाँ की एकता को, उनकी विभिन्नताओं को वो पसंद करते थे, अखलाक और आदात को, वहाँ के अखलाक को, वहाँ के लोगों के रवैये को वो दिल दादा पसंद करते थे। मगर उसके साथ ज़माने का रुख देखकर और रोशन ख़याल और तालीम याफ्ता होने की वजह से इस्लाह और तरमीम के भी हामी थे। लेकिन दूसरी तरफ वो उन सब चीज़ों को पसंद तो करते थे, उन रिवायतों को, उन रस्मों को पसंद करते थे, लेकिन पढ़े लिखे होने की वजह से उन बुरी बातों को इस्लाह करने की, समाज में उन चीज़ों की सुधार की भी ज़रूरत को महसूस करते थे, उन चीज़ों पर भी वो हामी भरते थे। वो ना सिर्फ़ एक अच्छे शायर, अच्छे नक़ाद और अच्छे अहले कलम थे, बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। कौन? चकबस्त। एक अच्छे शायर तो थे ही, अच्छे नक़ाद भी थे, अच्छी तनकीद भी लिखा करते थे, अच्छे अहले कलम यानी अच्छे लेख लिखने वाले, अच्छी लेखन कौशल रखने वाले, अच्छा लेख लिखने वाले अहले कलम भी थे। और सब कुछ होने के साथ साथ वो क्या थे? एक अच्छे इंसान थे। वो उस तबके से ताल्लुक़ रखते थे जो सिर्फ़ इज़्ज़त और आराम की ज़िंदगी गुजारने पर काना नहीं होता, बल्कि कौम की
बहबूद और बेहतरी के लिए निहायत नेक ख्यालात भी दिल में रखता है। ये नेक ख्यालात कुदरती तौर पर मुअतदिल और सुलह पसंद ख्यालात होते हैं। चकबस्त के बारे में बताया जाता है कि वो एक अच्छे शायर भी थे, अच्छे लेखक भी थे, अच्छे मुसन्निफ़ थे, अच्छे तनकीद निगार थे, और इन सब बातों के साथ साथ वो एक अच्छे इंसान भी थे। अच्छे इंसान से मुराद ये थे कि दुनिया में ऐसे लोग भी हुआ करते हैं कि इंसान ये सोचता है कि हाँ, मेरी ज़िंदगी अच्छे तौर पे चल रही है, मेरी ज़िंदगानी ठीक ठाक चल रही है, तो मुझे अपनी दुनिया से क्या लेना देना, मेरे घर में दाल रोटी बन रही है, मैं अपनी ज़िंदगी राजी खुशी गुजार रहा हूँ, मुझे दुनिया से क्या लेना देना, जिसके मन में आए जो करे, चाहे दुनिया हलाक हो, चाहे दुनिया बर्बाद हो, मुझे क्या लेना देना, मैं तो अपना परिवार ठीक चल रहा है, मेरी ज़िंदगी ठीक चल रही है, मुझे और कोई फ़िक्र नहीं है। पर चकबस्त इस तरह की जहनीत वाले इंसान नहीं थे। वो चाहते थे कि दुनिया का निज़ाम दुरुस्त हो, दुनिया में रूढ़िवादिता, दुनिया में बुराइयाँ, दुनिया की परेशानियाँ दूर हो, और मैं अगर पढ़ा लिखा हूँ तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं इस समाज को, इस मुआशरे को सुधार की तरफ लेकर जाऊँ। और ये एक बहुत ही अच्छे और बहुत बड़े ख़याल की बात है, क्योंकि हर शख्स में ऐसे ख़याल होना मुमकिन नहीं है। ये एक बहुत बड़े दिल वाला इंसान, एक अच्छी उम्दा सोच वाला इंसान ही ऐसा ख्याल रख सकता है। इसलिए कहा गया है कि चकबस्त इन सब चीज़ों के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। बेशक चकबस्त बहुत अच्छे इंसान थे। आगे देखिए आले अहमद क्या फरमाते हैं। चकबस्त जदीद दौर के शुअरा में निहायत मुमताज़ दर्जा रखते हैं। चकबस्त जदीद कहते हैं नए को, नवीन को जदीद कहा जाता है। एक होता है कदीम, कदीम का मतलब पुराना। तो नए शायरों में आप निहायत मुमताज़ कहते हैं प्रसिद्ध, डिस्टिंग्विश टाइप की आप दर्जा रखते हैं, बहुत आला वक़ार रखते हैं। उनका मजमुआ कलाम सुबह वतन के नाम से शाये हो चुका है, शाये नहीं प्रकाशित हो चुका है, पब्लिश्ड हो चुका है उनका मजमुआ कलाम। हमारे शुअरा अपने दवावीन के तारीख़ी नाम रखने में इस कदर महू रहते हैं कि कलाम की खसूसियत से उसे कोई अलाका नहीं रहता। शुअरा शायर की जमा है शुअरा, दवावीन दीवान की जमा है दवावीन। दीवान कहते हैं गज़लों की, शायरियों की किताब को दीवान कहा जाता है। उन किताबों को नाम रखने में इतना महू रहा करते, महू यानी इतने मुग्ध, इतने मगन रहा करते थे कि उनकी कलाम की जो खसूसियत थी उससे तो कोई इलाका ही नहीं, उससे कोई इलाका ही नहीं, उस बात से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमने कलाम क्या लिखा है, बस इसका नाम बहुत ज़्यादा मोहित होना चाहिए, स्पेशल नाम होना चाहिए। ऐसा हमारे शुअरा उस वक्त सोचा करते थे। एक साहब अपने दीवान को बयाज़े फ़ितरत कहते हैं। एक साहब ने अपने दीवान का नाम क्या रखा है, बयाज़े फ़ितरत। हालांकि नाम श्यामा से दो बातें होना चाहिए था, क्योंकि इसमें बिस्मिल्लाह से तुम्मत तक श्यामा जलवागर हैं। यानी इस कलाम में इन्होंने जो दीवान लिखा उसमें शायरियों में, उसमें गज़लों में बिस्मिल्लाह से तुम्मत तक, यानी बिस्मिल्लाह शुरू से लेकर आखिर तक जो भी है सिर्फ श्यामा की ही बातें शुरू से लेकर आखिर तक नज़र आती हैं। तो होना तो ये चाहिए था नाम श्यामा से दो बातें, पर उन्होंने नाम बहुत ही छांट कर स्पेशल नाम लिखा बयाज़े फ़ितरत। खैर, तो सुबह वतन चकबस्त के रुझान का सही पता देती है। सुबह वतन आपने जो लिखा है ये आपके टेस्ट के बारे में बताती है कि आपको किस तरह की चीज़ें लिखने का आपको शौक़ था। सुबह वतन, वतन की सुबह, वतन की तरक्की के बारे में आपको सोचने का, आपके शऊर का, आपकी समझ के बारे में ये नाम ही रखना उनके बारे में, उनकी फ़ितरत के बारे में बताता है। क्योंकि वतन की मोहब्बत चकबस्त के कलाम की सबसे बड़ी खसूसियत है। चकबस्त के जितने भी कलाम हैं उनमें सबसे बड़ी बात, उनकी सबसे बड़ी खसूसियत वतन से मोहब्बत है। हिब्बुल वतनी उनके खून में, उनके लहू में समाई हुई थी। किताब के पहले हिस्से में जो नज़में हैं वो तमाम तरो वतन और हुब्बे वतन से मुतालिक है। हुब्बे वतन मतलब वतन से मोहब्बत से मुतालिक हैं, उनके बारे में बताती है। उनकी जो शुरुआती गज़लें, जो भी नज़में जो उन्होंने लिखी हैं वो सभी किसके बारे में है, सिर्फ़ वतन की मोहब्बत के बारे में। उनमें से बाज़ नज़में सीधी, साफ़ और सहल ज़बान में लिखी गई है। सहल मतलब सरल ज़बान में, सादा आसान सहल ज़बान में लिखी गई है कि पढ़ने वाला कारी आसानी से उन बातों को समझ जाए। ऐसी भाषा में, ऐसी ज़बान में आपने उन शायरियों को लिखा है, उन नज़मों को लिखा है। वो निहायत पुरअसर और काफ़ी मशहूर हो चुकी हैं। पुरअसर मतलब असर रखने वाली, प्रभावित करने वाली,
ऐसी नज़में आपने लिखी हैं और बहुत मशहूर हुई हैं, बहुत प्रसिद्ध भी हुई हैं। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, और वतन हमको मुबारक से शायद ही कोई शख्स ना आशना हो, शायद ही कोई नहीं जानता हो। ये दो उनकी बहुत ही मखसूस नज़मों में से एक नज़म है। एक दूसरी नज़म खाके हिंद में हिंदुस्तान की कदीम अज़मत और उसके मशाहिर का ज़िक्र किस मोहब्बत से करते हैं। मशाहिर कहते हैं, मशहूर की जमा है मशाहिर, कदीम प्राचीन, अज़मत यानी इज़्ज़त। पुराने ज़माने में हिंदुस्तान की इज़्ज़त क्या थी? हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, हिंदुस्तान का वो वक़ार था, वो इज़्ज़त थी। उस इज़्ज़त को अपनी नज़मों में आपने पेश किया है। और आप किस तरह के अशार इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के आप इशार लिखते हैं, देखिए आगे। दीवारों दर से अब तक उनका असर आया है, अपनी रगों में अब तक उनका लहू रवां है। अब तक असर में डूबी नाक़ूस की फ़ुगा है, फिरदौस गौश अब तक कैफ़ियत अज़ा है। कश्मीर से आया है जन्नत का रंग अब तक, शौकत से बह रहा है दरियाए गंग अब तक। सुभान अल्लाह, क्या कलाम लिखते हैं आप। आप लिखते हैं दरो दीवार से अब तक उनका असर आया है। आया मतलब दृष्टिगोचर होना, सामने आना। आया मतलब ज़ाहिर होना। दीवारों दर, दीवारों से, दरवाज़ों से, हर बात से हमारे वतन की वो अज़मत छलकती है, नज़र आती है। अपनी रगों में अब तक उनका लहू रवां है। रवां यानी दौड़ना, रवां यानी दौड़ना। हमारे लहू, हमारे जिस्म में बहना लहू किसका है? इसी मिट्टी से हमें बनाया गया है, इस वतन की मिट्टी से हमें बनाया गया है, और उस वतन का लहू हमारे जिस्म में बह रहा है। अब तक असर में डूबी नाक़ूस की फ़ुगा है। फ़ुगा कहते हैं रोने पीटने को, विलाप करने को, आलाप करने को। फिरदौस गोशे अब तक कैफ़ियतें अज़ा हैं। जब यहाँ पर अज़ा होती है तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे हम जन्नत में रह रहे हों। इतनी खूबसूरत जगह अल्लाह ताला ने हमें रखा है। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक जगह है। कश्मीर से आया है जन्नत का रंग अब तक। आया मतलब ज़ाहिर होना। कश्मीर एक ऐसी जगह है, इस वतन में कश्मीर एक ऐसी जगह है जिसे देखने से ऐसा लगता है मानो हम जन्नत की सैर कर रहे हों। और शौकत से बह रहा है दरियाए गंग अब तक। दरिया यानी नदी, गंग यानी गंगा नदी, और गंगा नदी बह रही है शौकत से, एक गौरव से। शौकत मतलब गौरव से, गर्व से, एक इज़्ज़त से आज तक बही जा रही है। तो ऐसा मुल्क है हमारा हिंदुस्तान, उसमें हम रह रहे हैं। इसकी अज़मतों का क्या कहना। आगे देखिए। कौम की आज़ादी से मुतालिक चकबस्त का नज़रिया हमारे लिबरल सियासतदानों के तसव्वुर से मिलता जुलता है। आज़ाद कौम में फरमाते हैं, आप नज़म लिखिए, उसमें फरमाते हैं, आप लिखते हैं, ये आरज़ू है कि महरो वफ़ा से काम रहे, वतन के बाग में अपना ही इंतज़ाम रहे। गुलों की फ़िक्र में गुलची न सुबह शाम रहे, न कोई मुर्ग खुश इल्हान असीर दाम रहे। सरीर शाह का इकबाल हो बहार चमन, रहे चमन का मुहाफ़िज़ ये ताजदार चमन। अपने मुल्क के लिए आप क्या लिखते हैं? ये आरज़ू है, ये मेरी तमन्ना है कि महर वफ़ा से काम रहे, हमेशा मेल मिलाप से, मेल मोहब्बत से ये हमारा वतन ऐसे ही तरक्की करता रहे, हमारा वतन मेल मोहब्बत से रहे। वतन के बाग में अपना ही इंतज़ाम रहे। वतन का बाग, इस पूरे मुल्क को उन्होंने क्या एक तशबीह दिया है, एक बाग की तरह, कि जिस तरह बाग में तरह तरह के फूल होते हैं और तरह तरह के फूलों से, उनकी खुशबुओं से बाग महकता रहता है, बाग खूबसूरत लगता है। तो उसी के इंतज़ाम से, उसी सिस्टम की तरह हमारा मुल्क भी एक खूबसूरत बाग की तरह नज़र आए, कुछ ऐसा सिस्टम चले हमारे मुल्क में। गुलों की फ़िक्र में ना गुलची ना सुबह शाम रहे। गुलों की, फूलों की फ़िक्र में कि कहीं मेरे फूल मुरझा ना जाएं। गुलची यानी बागवान जिसे कहा जाता है, जो फूलों की देखभाल करता है, उसे हर वक्त फ़िक्र ना हो कि मेरे फूलों का क्या होगा, कोई मेरे फूलों को तोड़ ना ले, कोई ऐसी फ़िक्र वाला माहौल इस मुल्क में ना हो, बल्कि सब एक खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजारें। ना कोई मुर्ग खुश इल्हान असीर दाम रहे, और ना कोई ऐसा हो कि मुर्गे खुश इल्हान कहते हैं अच्छी आवाज़ वाले को, अच्छी आवाज़ वाले को असीर दाम, असीर कहते हैं कैदी को। और ना कोई ऐसा हो कि कोई अच्छा इंसान, कोई अच्छी आवाज़ वाला मुर्गा कैद हो जाए। इसका ये सेंस नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क में कोई कैद ना हो, हमारे मुल्क में कोई अपराध ना हो, हमारे मुल्क में सब अच्छे काम हो,
यहाँ पर अपराध की संख्या घटे और हर इंसान अच्छे हालातों से जिए, अच्छे कामों से जिए। कुछ ऐसा इंतज़ाम, कुछ ऐसा सिस्टम इस मुल्क में हो। शरीर शाह का इकबाल हो बहार चमन, हमारे वतन की एक अलग ही इज़्ज़त कायम हो। रहे चमन का मुहाफ़िज़ ये ताजदार चमन, ताजदार जिसके सर पे ताज हो, बादशाह हो। हमारा मुल्क पूरी दुनिया में सबसे आला मुल्क की गिनती में आए, हमारा मुल्क ताजदार चमन कहलाए, हमारा मुल्क दुनिया में सबसे आला मुल्कों में शामिल हो। ऐसी मेरी आरज़ू है, मेरे दिल की तमन्ना है। किसकी तमन्ना है? चकबस्त की। आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से कलाम को लिखा है। आगे देखिए, हिंदुस्तानी सिपाहियों की फ़ौज दौलत बरतानिया की जानिब से यूरोप की जंग में शिरकत के लिए जाती है। चकबस्त उन्हें यूं बढ़ावा देते हैं, खुदा अनीस व दबीर की तुरबत को गबरें करे, उनके बाद भी उनके रंग के नाम लेवा बाकी रहें। अनीस व दबीर कौन है? मिर्ज़ा अनीस और मिर्ज़ा दबीर। आपने बहुत ही उम्दा मरसिए लिखे हैं। मरसिया निगारी में आपको जो शोहरत हासिल है वो किसी को भी हासिल नहीं हो पाई है। तो बताते हैं कि जिस तरह अनीस व दबीर ने मरसिए लिखे हैं, आपके नाम लेवा, आपके नाम लेने वाले लोग आज भी ज़िंदा हैं, आज भी आपके मानने वाले लोग आज भी हैं, आपके नाम को याद करने वाले लोग आज भी हैं। और हिंदुस्तानी सिपाहियों की जो फ़ौज है, उन फ़ौज को जब वो जंग के लिए जाती है तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए आप क्या शेर, क्या अशार इस्तेमाल करते हैं, क्या अशार आप लिखते हैं, उनको देखिए। आप लिखते हैं, साहिले हिंद से जर्रार वतन जाते हैं, कुछ नई शान से जाबाज़ कुहन जाते हैं, रन में बांधे हुए शमशीर कफन जाते हैं, तेगज़न बर्क फ़िकन किले शिकन जाते हैं, सामने उनके ज़फ़र बरहना पा चलती है, उनकी तलवार के साए में क़ज़ा चलती है। अल्फाज देखिए, साहिल हिंद से जर्रार वतन जाते हैं। साहिल यानी किनारा, हिंद यानी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के किनारे से जर्रार कहते हैं योद्धा, जर्रार कहते हैं बहादुर। हिंदुस्तान के बहादुर जाते हैं कहाँ से? हिंदुस्तान के किनारे से। कुछ नई शान से जाबाज़ कोहन जाते हैं, एक इज़्ज़त लेकर, अपने वतन की इज़्ज़त साथ में लेकर जाते हैं। वतन के योद्धा, वतन के बहादुर लोग निकलते हैं। रन में बांधे हुए शमशीर व कफन जाते हैं। रन कहते हैं रण, जिसको हिंदी में कहा जाता है रणभूमि, मैदान जहाँ पर जंग हुआ करती है। रन में बांधे हुए कफन जाते हैं, कफन बांध कर निकलते हैं। केसरी करने के लिए लोग निकलते हैं। शमशीर यानी तलवार, तलवार लेकर अपनी जान को हाथ में लेकर, अपनी जान हथेली पर लिए ये लोग कहाँ चले जाते हैं? रण में, मैदान में चले जाते हैं अपनी वतन की इज़्ज़त की खातिर। तेगोज़न, तेज़ तलवार वाले, तेज़ तलवार की धार वाले। बर्क फ़िकन, बिजली गिरा देने वाले। किला शिकन, किलों को फतह करने वाले, किले के किले जीतने वाले जाते हैं कहाँ? मैदान में। सामने उनके ज़फ़र बरहना पा चलती है। ज़फ़र कहते हैं विक्ट्री को, विजेता को, जीतने को। जीत भी उनके आगे घूमती फिरती है। उनकी तलवार के साए में क़ज़ा चलती है। क़ज़ा कहते हैं मौत। उनकी तलवार जिस पर पड़ जाए, उनकी तलवार के निशाने में जो भी आए, उनकी तलवार के वार से जो भी सामने आएगा, बेशक वो मौत को ही हासिल होगा। कौन? दुश्मन कौम, जो जिनसे उनकी लड़ाई है, जिस रन में, जिस मैदान में वो चले जाते हैं। ये हिंदुस्तान के सैनिकों का हौसला अफजाई करने के लिए आपने ये कलाम उस वक्त लिखा था। आगे देखिए, सुबह वतन के दूसरे हिस्से में ज़्यादातर इस्लाही और मजहबी नज़में हैं। सुबह वतन के जो दूसरा हिस्सा है उसमें ज़्यादातर कैसी है? इस्लाही यानी सुधार की बातें, समाज सुधारक जिसे कहा जाता है, वो जो सुधार की बातें करते हैं, इस्लाही बातें, उन नज़मों में आपने पेश की है। मज़हब की बातें यानी धर्म की बातें आपने पेश की है। उसमें भी ज़्यादातर मुसद्दस में लिखी गई हैं और चकबस्त ने इस सिन्फ़ सुखन को कामयाबी से निभाया है। आप लिखते हैं, चमने उम्र हमेशा न रहेगा शादाब, खुम में बाकी न रहेगी ये जवानी की शराब।
नशाए इल्म में हर वक्त रहो तुम ग़रक़ाब, शान तालीम यही है, यही तहज़ीब शबाब। ले उड़े दिल को तबीयत की रवानी वो है, बेपिए नशा रहे जिसमें जवानी वो है। ये कह रहे हैं कि जवानी में, जवानी के जोश में, जवानी की हालत में अगर आपने इस मुल्क की तरक्की के लिए, अगर आपने मज़हब को बचाने के लिए, अगर आपने अपने मज़हब की तरक्की के लिए, मज़हब में अच्छाइयों को लाने के लिए, अपने समाज में, अपने माशरे में बुराइयों को दूर करने के लिए अगर आपने अपनी जवानी को खपाया है, अगर आपने उसमें मेहनत की है, तो सही मायने में आप जवान हो, तो सही मायने में आप इस मुल्क के एक कारकुन हो, एक मुल्क के एक नागरिक कहलाने के लायक हो। और अगर आपने अपनी जवानी, इस जवानी के जोश को अगर आपने यूं ही ज़ाया कर दिया तो आप सचमुच में जवान नहीं हो, आप तो बूढ़े हो चुके हो। आप में वो जवानी वाली बात रही नहीं है। जवानी तो वो है, जवानी तो वो है, जवानी का जोश तो वो है जो अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने मज़हब की तरक्की के लिए, अपने माशरे की तरक्की के लिए जो हौसला दिखाया जाए, जो मेहनत की जाए, असल में वही शख्स जवान है। असली जवानी वही है, ना कि गफलत में डूबे रहने का नाम जवानी है। आगे देखिए, गाय पर एक अच्छी नज़म लिखी है। किस पर? गाय पर। अपनी अक़ीदत की वजह बयान करते हैं। अक़ीदत कहते हैं किसी से इज़्ज़त से, किसी को इज़्ज़त देना अक़ीदत कहलाती है, उनसियत रखना इज़्ज़त अक़ीदत कहलाती है। गाय के लिए क्या लिखते हैं? दूध से तेरे लड़कपन में ज़बां धोई है, एक बंद मुलाइज़ा हो। आपने एक नज़म लिखा है जिसमें लिखा है कि मैंने लड़कपन में, जब मैं लड़का था तो तेरे दूध से मैंने ज़बां धोई है, मतलब मैंने तेरा दूध पिया है। किसका? गाय का। और जाहिर सी बात है गाय का दूध इस दुनिया के हर शख्स ने पिया होगा। गाय का दूध से कोई अछूता नहीं रहा होगा, कोई दूर नहीं रहा होगा। आप फरमाते हैं, कलाम लिखते हैं, साहिबे दिल तुझे तस्वीर वफ़ा कहते हैं, चश्मा-ए फैज़ खुदा मर्द खुदा कहते हैं, दर्दमंदों की मसीहा शुअरा कहते हैं, माँ तुझे कहते हैं हिंदू तो बजा कहते हैं। कौन है जिसने तेरे दूध से मुँह फेरा है, आज इस कौम की रग रग में लहू तेरा है। आप गाय से अकीदत रखते हैं, गाय से मोहब्बत रखते हैं। उसकी मोहब्बत में गाय के लिए क्या लिखते हैं? साहिबे दिल तुझे तस्वीर वफ़ा कहते हैं। साहिबे दिल, दिल रखने वाले, दिल से तुझे चाहने वाले तुझे वफ़ा की तस्वीर कहते हैं, तुझे मोहब्बत की निशानदी कहते हैं। चश्मा-ए फैज़ खुदा, चश्मा कहते हैं पानी बहने की जगह, दरिया को कहते हैं चश्मा फैज़ खुदा, यानी खुदा का चश्मा बहता तुझसे। मर्द खुदा कहते हैं। दर्दमंदों की मसीहा शुअरा कहते हैं, दर्दमंद की तो मसीहा है। कौन? गाय के लिए कह रहे हैं। माँ तुझे कहते हैं हिंदू तो बजा कहते हैं। बुझा मतलब क्या बुरा कहते हैं, क्या गलत कहते हैं। अगर हिंदू धर्म में तुझे गाय को गौ माता कहा जाता है, गाय को माँ कहा जाता है, तो क्या बुरा है। जिस तरह माँ का दूध पीकर एक बच्चा बड़ा होता है, तो हमने भी तो तेरा दूध पिया है, हम तो तेरा दूध पीकर ही बड़े हुए हैं। तो अगर हिंदू धर्म में तुझे, हिंदू मज़हब में अगर तुझे गौ माता कहा है, तो क्या गलत कहा है। कौन है जिसने तेरे दूध से मुँह फेरा है? ऐसा कौन है जिसने तेरा दूध नहीं पिया होगा? किस मज़हब ने, किस कौम ने, किस बच्चे ने, किस बूढ़े ने तेरा दूध नहीं पिया होगा? हर शख्स ने तेरा दूध पिया होगा। आज इस कौम की रग रग में लहू तेरा है। बेशक आज हमारे जिस्म में जो लहू है वो क्या है? गाय का दूध, जिसको हमने पीकर अपने को तवानाई महसूस की है, हमने वो ग़िज़ा खाकर ही अपने जिस्म में जो लहू है वो किसका है? तेरा दिया हुआ है। ये कौन कहता है? चकबस्त। किसके लिए? गाय के लिए लिखते हैं। गाय से मोहब्बत रखते हैं, उनसियत रखते हैं, गाय से अकीदत रखते हैं और आप ये कलाम लिखते हैं। सबसे दिलचस्प नज़्म लड़कियों से ख़िताब लिखी है। सबसे दिलचस्प, सबसे इंटरेस्टिंग किताब आपने नज़म कौन सी लिखी है? लड़कियों से ख़िताब। चकबस्त औरतों की आज़ादी के बारे में हद अदब के कायल थे, यानी लड़कियों की आज़ादी के बारे में क्या थे? कुछ हदों में रहना पसंद करते थे। बचपन में जो कहानियाँ सुनते थे उन सब में एक चीज़ मुश्तरक होती थी। आप जो बचपन में घर के बुज़ुर्गों से जो कहानियाँ सुनते थे उनसे काफ़ी सारी बातें उनको जानने को मिलती थी। हीरो को उसकी बहन या माँ 3 तरफ जाने की इजाज़त देती थी और चौथी तरफ के लिए मना करती थी। कौन? वो कहानियाँ। नतीजा हमेशा यकसा निकलता, हमेशा एक जैसा ही निकलता था। हर शख्स चौथी सिमत को दौड़ता था। कहीं हमारी लड़कियों और औरतों का भी यही हश्र ना हो, ऐसे ही हालत ना हो।
बहरहाल नज़म के चंद शेर मुलायजा फरमाइए। आपने जो नज़म लिखी है उस नज़म को पढ़ते हैं, फिर बताते हैं इसका मतलब क्या है। लड़कियों से ख़िताब, आपने जो नज़म लिखी है उसमें लड़कियों से मुखातिब होकर आपने जो कलाम लिखा है वो कलाम क्या है, देखिए। रविश ख़ाम पे मर्दों की न जाना हरगिज़, दाग तालीम में अपनी न लगाना हरगिज़। रंग है जिन में मगर बुए वफ़ा कुछ भी नहीं, ऐसे फूलों से न घर अपना सजाना हरगिज़। पश्चिमी संस्कृति से, पश्चिमी सभ्यताओं से हमारे मुल्क के मर्दों में जो खराबियाँ आई हैं, तो ऐसी खराबियों को तुम मत अपना लेना। ऐसा किसने कहा? चकबस्त ने। चकबस्त चाहते हैं उन गलतियों में, उन बातों में जो ऊपर से अच्छी नज़र आती है पर असल में वो कुछ भी नहीं है, असल में हमारे देश की संस्कृति को ख़राब करने के लिए है। तो ऐसी संस्कृति को तुम अपना मत लेना। किनको कहा? लड़कियों को। रुख से पर्दे को हटाया तो बहुत खूब किया। अगर आपने पर्दा हटा लिया, रुख से पर्दा हटाया, आपने शिक्षा की तरफ अगर अपना कदम बढ़ाया है तो ये कोई गलत बात नहीं, बुरी बात नहीं है। पर्दा शर्म को दिल से ना उठाना हरगिज़, लेकिन शर्म का पर्दा कभी भी मत उठाना, हया के पर्दे में रहना। दिल तुम्हारा है वफ़ाओं की परस्तिश के लिए, परस्तिश का मतलब पूजा के लिए, इबादत के लिए। तुम्हारा दिल किसके के लिए है? वफ़ा के लिए, इबादत के लिए है। तुम्हारा दिल इतना पाक साफ़ होना चाहिए। इस मोहब्बत के शिवाले को ना ढाना हरगिज़, शिवाला कहते हैं मंदिर को। अपने बच्चों की ख़बर कौम के मर्दों को नहीं, ये है मासूम इन्हें भूल ना जाना हरगिज़। हम तुम्हें भूल गए उसकी सज़ा पाते हैं, तुम ज़रा अपने तईं भूल ना जाना हरगिज़। हम तुम्हें भूल गए हैं, तुम्हारी तरफ ध्यान देना भूल गए हैं, पर तुम हमारी तरफ, अपनी तरफ से हम पर ध्यान देना भूल मत जाना। मर्द हमेशा काम में लगा रहता है, अपने बच्चों की तरफ ख़बर नहीं कर पाता, अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाता है, पर बच्चा हमेशा अपने माँ के पास रहता है। इसलिए तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम अपने बच्चे को अच्छी तालीम व तरबियत दो, उसकी हमेशा अच्छी देखभाल करो, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। तो ये कॉल किन के लिए कहा है आपने? ये कहा है कौम की लड़कियों के लिए। आगे देखिए, किसी ज़बान की शायरी सिर्फ़ ग़नाइयत, गीतों और गज़लों से माला माल नहीं होती। गिनायत कहते हैं, गीत और गज़लों को गिनायत कहा जाता है। तो किसी ज़बान में सिर्फ गीत गज़ल हैं तो इसी बात से बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें क़दीम मज़हबी और नीम मज़हबी दास्तानों की भी बहुत ज़रूरत है। बड़े अफसोस की बात है कि रामायण और महाभारत की दास्तानें अभी उर्दू में सिर्फ़ तबर्रुक के तौर पर मिलती हैं। चकबस्त ने रामायण का एक सीन खींचा है जिसको पढ़कर उनकी इस सिन्फ़ में कादिरुल कलामी मालूम होती है। कादिरुल कलामी यानी कलाम में कुदरत रखने वाला। उन्होंने किसका? रामायण का एक सीन खींचा है, यानी रामायण का एक दृश्य आपने लिखा है अपने कलाम में, उसको आपने अपने कलाम में पेश किया है। देखते हैं आगे क्या लिखते हैं। वो इस काम के लिए निहायत मौजू थे। माँ के दिल का इज़्तिराब और रामचंद्र जी के बनवास पर परेशानी का हाल यूँ बयान होता है। रामायण का एक सीन है, बनवास मतलब वनवास। राम जी को वनवास करने की ज़रूरत पड़ी थी, वनवास पर जब जाना पड़ा था तो उसका मंज़र और उनके माँ का इज़्तिराब यानी दुखी होना, उनके माँ के दिल का दुखी होना, पसीजना, इन्होंने अपने कलाम में कैसे पेश किया है, देखिए अगले कलाम में। राम जी जब वनवास के लिए जाते हैं तो उनकी माँ बहुत दुखी होती है और रंजीदा दिल से जो बात कहना चाहती है उनको अपने कलाम में कुछ इस तरह पिरोया है। चकबस्त इस कलाम को देखिए। ऐसे भी ना मुराद बहुत आएंगी नज़र, घर जिन के बेचिराग रहे आह उम्र भर। रहता मेरा भी नखल तमन्ना जो बेसमर, ये जाए सबर थी कि दुआ में नहीं असर। लेकिन यहाँ तो बन के मुक़द्दर बिगड़ गया, फल फूल ला के बाग़ तमन्ना उजड़ गया। कौन लिखती हैं? उनकी माँ की दिल की कैफियत को आपने किस तरह, कितने खूबसूरत अंदाज में आपने पेश किया है। रामचंद्र जी का जवाब भी उनकी बुलंद सीरत और तवक्कुल की शायान शान है। शायान शान यानी ऊंचाइयों की बात है, बहुत ऊंची बात है। आपने बहुत ऊंचे उम्दा तरीके से राम जी के कलाम को भी आपने इस तरह पेश किया है, उनकी बात को भी आपने अपने कलाम में इस तरह पेश किया है। देखिए, अपनी निगाह है करम कार साज पर, सहरा चमन बनेगा वो है मेहरबां अगर। जंगल हो या पहाड़ सफ़र हो के हो हजर, रहता नहीं वो हाल से बंदे के बेखबर। उसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं, दामान दश्त दामने मादर से कम नहीं।
एक एक अल्फाज को कितनी खूबसूरती से आपने पिरोया है। अपनी निगाह है करम कार साज पर, कार साज कहते हैं काम बनाने वाले के लिए, यानी खुदा के लिए, ईश्वर के लिए आपने ये बात लिखी है। तो कहते हैं कि मेरी निगाह तो किस पे है, ऊपर वाले पर है, मेरी नज़र में खुदा की कुदरत ही सब कुछ है। सहरा चमन बनेगा वो है मेहरबान, अगर ऊपर वाले की कृपा बनी रही, ऊपर वाले की नज़र इनायत मुझ पर बनी रही, खुदा ने अगर मुझ पर करम किया तो ये चमन बनेगा, ये सहरा भी, ये जंगल भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक तरह से बाग हो जाएगा अगर उसका करम मुझ पर बना रहा। जंगल हो या पहाड़, सफ़र हो या हो हजर, जंगल भी आएंगे, पहाड़ भी आएंगे, सफ़र में हजर भी आएंगे, ये सब राहें में सब मुश्किलें आएंगी, रहता नहीं वो हाल से बंदे के बेखबर। मैं जिस हाल में रहूँगा खुदा मेरे हाल से बेखबर नहीं है। बेशक खुदा ही सब कुछ करने वाला है, बेशक रब्बुल इज़्ज़त बड़ा कदीर है, वही करने वाला है, वो सब कुछ जानता है, वो अपने बंदे के सारे हालातों से वाकिफ़ है। तो मैं जंगल में, पहाड़ में, दश्त में, जिन भी हालातों में रहूँगा वो हर हाल से वाकिफ़ है। उसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं, शरीक नहीं शामिल, अगर उसका करम मुझ पर हो गया, अगर उसकी इनायत मुझ पर हो गई तो किस बात का गम, किस बात का दुख है। दामाने दश्त दामने मादर से कम नहीं, दामाने दश्त, दश्त का दामन यानी दश्त यानी जंगल, ये जंगल भी मेरे लिए अगर जब उसका करम हो जाएगा तो ये जंगल भी मेरे लिए कैसा हो जाएगा, दामन मादर यानी मेरी माँ की गोद, मेरी माँ का दामन, मेरी माँ का आंचल जैसा होता है। एक जंगल भी मेरे लिए मेरी माँ का आंचल हो जाएगा। कब, जब ऊपर वाले की, जब खुदा की कुदरत मुझ पर होने लगेगी। कितनी खूबसूरती से कलाम को पेश किया है। आगे देखिए, तीसरे हिस्से में बेशतर मरासी हैं। ये मरसिए सिर्फ़ गम की दास्तानें नहीं हैं, उनमें चकबस्त ने सीरत निगारी के फ़राइज़ बड़े खूबी से अंजाम दिए हैं। गोखले और तिलक के गिर्द सिर्फ़ आंसुओं का सैलाब ही नहीं, ये ज़िंदा और ताबंदा भी नज़र आते हैं। आगे आपने मरसिए लिखे हैं, किनके लिए, गोखले के लिए और तिलक के लिए। तो इनके मरसियों में आपने सिर्फ आहो बका नहीं किया है, उनके मरने का शोक नहीं किया है, बल्कि आपने कुछ इस तरह कलाम को पेश किया है जैसे वो जिंदा और जावेद नज़र आते हैं, ज़िंदा नज़र आते हैं, और उनकी खूबियाँ, उनकी खसूसियतें सब उस कलाम में ज़ाहिर होती हैं। आगे देखिए, इस तरह ये नज़में सिर्फ़ वक्ती नहीं रहती बल्कि लाजवाल हो जाती है, हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाती है, अमर हो जाती हैं। एक रहनुमा कौम के मातम में लिखते हैं, एक कौम का रहनुमा है, एक कौम का रहबर है, उनके लिए आप क्या कलाम लिखते हैं। देखिए, वतन को तूने संवारा किस आब व ताब के साथ, शहर का नूर बड़े जैसे आफताब के साथ, चुने रिफा के गुल हुस्न इंतखाब के साथ, शबाब कौम का चमका तेरे शबाब के साथ, जो आज नशो नुमा का नया ज़माना है, ये इनकलाब तेरी उम्र का फसाना है। आफताब कहते हैं सूरज को, शबाब कहते हैं मदिरा को, शराब व शबाब जलवा को कहते हैं शबाब। और आज जो इस कौम में शबाब है, आज जो इस कौम में चमक है, आज जो इस कौम में इनकलाब है, ये सब क्या है, तेरी मेहनत है। किसकी, जिस के लिए उन्होंने मरसिया लिखा है, जिस कौम के रहबर के लिए, कौम के जिस रहनुमा के लिए आपने ये लिखा है कि आपके जिस तरह एक बाग में एक फूल को सजाया जाता है, जिस तरह एक बाग से फूल लाया जाता है, गुलदान में फूल सजाया जाता है, उस गुलदान में फूल लगने से जो खूबसूरती उस गुलदान में पैदा होती है, ऐसी ही खूबसूरती आपके होने से दुनिया में थी, ऐसा वो बताना चाह रहे हैं। चकबस्त की गज़लों में भी उनका पयामी रंग झलकता है। बाज़ तंग नज़र मुमकिन है अगर उन्हें गज़ल के हुदूद से खारिज कर दें, क्योंकि उन्हें मुश्किल से कोई शेर मामला बंदी और जुल्फ़े गिरहगीर की मदह में मिलेगा। हाँ, बादव सागर और दिशना खंजर किस्म के बहुत से शेर नज़र आते हैं। गज़ल के लिए उनको ख़ास नहीं कहा जा सकता, उनको गज़लों के लिए नहीं बल्कि नज़मों के लिए ख़ास चुना जा सकता है। आपको पता है गज़ल का लग़वी माना होता है औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना, ये गज़ल का लग़वी माना होता है। यहाँ पर लिखा है मामला बंदी का मतलब होता है लड़कियों से, औरतों से
हुस्न व इश्क की बातें करना। उनके किसी भी कलाम में ऐसी बातें नहीं पाई जाती। उनको हुस्न व इश्क लड़कियों औरतों से नहीं, उनको हुस्न व इश्क था सिर्फ़ और सिर्फ अपने वतन से। अपने वतन से मोहब्बत थी, और उनकी मोहब्बत हिब्बुल वतनी, उनके वतन की मोहब्बत उनकी हर नज़म में छलकती है, झलकती है। उनके कलाम में इश्क व मोहब्बत की बातें कभी नहीं पाई जाती, इसलिए उनको गज़ल में कोई मखसूस कलाम हासिल नहीं है, बल्कि उन्हें उन नज़मों में ही बहुत बड़ा वक़ार हासिल हुआ है। फिर भी कुछ कलाम उनके नज़र आते हैं जो हम अगले पेज पर देखते हैं। नज़म थोड़ी लंबी है, थोड़ा थोड़ा समझते जाना, इसी को टुकड़ों टुकड़ों बंद एक एक शेर में बात को समझते जाना। फ़ना नहीं है मोहब्बत के रंग व बू के लिए, बहार आलम फ़ानी रहे रहे न रहे। जुनू हुब्बे वतन का मज़ा शबाब में है, लहू में फिर ये रवानी रहे रहे न रहे। जो मांगना हो अभी मांग लो वतन के लिए, ये आरज़ू की जवानी रहे रहे न रहे। मिटने वालों की वफ़ा का ये सबक याद रहे, बेड़ियाँ पाँव में हो और दिल आज़ाद रहे। एक सागर भी इनायत ना हुआ याद रहे, साक़िया जाते हैं महफ़िल तेरी आबाद रहे। पहले वाले बंद में बताते हैं, फ़ना नहीं है मोहब्बत के रंग व बू के लिए। मोहब्बत का रंग कभी फ़ना नहीं होता, कभी ख़त्म नहीं होता। बू यानी खुशबू। बहार आलम में फ़ानी रहे रहे न रहे। ये दुनिया में जो बहार है, आलम यानी दुनिया, फ़ानी यानी ख़त्म हो जाने वाली चीज़, और ला फ़ानी कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़। बहार यानी बहारें, खूबसूरतियाँ। जुनून हुब्बे वतन का मज़ा शबाब में है, लहू में फिर वो रवानी रहे रहे न रहे। ये जो वतन की खिदमत करने का जो जज्बा है, ये एक जवानी में जो जोश है, ये जोश है वतन की खिदमत के लिए। वतन की खिदमत के लिए हमें ये जवानी का जोश होना चाहिए, ना कि किसी इश्क मोहब्बत में पड़ने के लिए। जो मांगना हो अभी मांग लो वतन के लिए, ये आरज़ू की जवानी रहे रहे न रहे। इस वतन की तरक्की के लिए हमने जो भी खिदमत की है, इस वतन को बरकरार रखने के लिए, इस वतन की खुशहाली के लिए हमने जो मेहनत करनी है, आज कर लो। क्या पता कल ये जवानी का जोश ना रहे, कल हम बूढ़े हो जाएं, क्या पता हम कल का दिन देखें ना देखें, कल हम ज़िंदा रहें ना रहें। इसलिए जब तक हम जवान हैं, जब तक हमें हिम्मत है, हमें क़ुव्वत है, हमें ताकत है, तो हमें हर हाल में इस वतन की खुशहाली के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। दूसरे बंद में आप फरमाते हैं, मिटने वालों की वफ़ा का ये सबक याद रहे। जो मिट जाते हैं, जो ख़त्म हो जाते हैं, जो फ़ना हो जाते हैं, उनका ये सबक याद रहे। बेड़ियाँ पाँव में हो और दिल आज़ाद रहे। क्या हो, बेड़ियाँ हो, जंजीरें हों, हथकड़ियाँ हों, पर दिल आज़ाद रहे। हमारा दिल हमेशा आज़ाद रहे इस वतन की आज़ादी के लिए। भले ही हमारे हाथों में बेड़ियाँ लग जाए, हमारे पैरों में बेड़ियाँ लग जाए, हाथों में हथकड़ियाँ लग जाए, पर दिल आज़ाद रहना चाहिए। उसके बाद भी हमारे दिल में ये जोश रहना चाहिए कि हमें इस मुल्क को आज़ाद करवा कर ही रहना है। इस मुल्क को हर हालत में खुशहाली की तरफ लेकर ही जाना है, चाहे कैसा भी मौसम, कैसा भी आलम आ जाए। एक सागर भी इनायत ना हुआ याद रहे, साकिया जाते हैं महफिल तेरी आबाद रहे। आगे आप फरमाते हैं, ज़बां को बंद करें या मुझे असीर करें, मेरे ख़याल को बेड़ी पिन्हा नहीं सकते। ये कैसी बज़्म है और कैसे उसके साकी हैं, शराब हाथ में है और पिला नहीं सकते। ज़बां को बंद करें या मुझे असीर करें, असीर का मतलब कैद करें, कैदी बना दें मुझे, मेरी ज़बां को बंद कर दें। कौन लोग, कौन अंग्रेज़ लोग, कौन मुखालिफ लोग मेरे ख़याल को बेड़ी पिना नहीं सकते। मैं जो सोचता हूँ, मैं जो लिखता हूँ, उससे कोई कैद नहीं कर सकता। कैद कर सकते हो मुझे, कर सकते हो, मेरी सोच को कैद नहीं कर सकते। ये कैसी बज़्म है और कैसे इसके साक़ी हैं। बज़्म कहते हैं महफ़िल को, शराब हाथ में है और पिला नहीं सकते। ये कैसी महफ़िल है कि शराब हाथ में लेके बैठे हैं पर पिला नहीं सकते। ये कैसी महफ़िल है। निफाक़ ग़ब्र मुसलमान का यूँ मिटा आखिर, ये बुत को भूल गए वो खुदा को भूल गए। अब कह रहे हैं कि एक वक्त ऐसा भी है कि दूसरे मज़ाहिब वाले खुदा को भूल गए, मुसलमान खुदा को भूल गए हैं, और हिंदू अपने मज़हब को भूल गए, अपने बुतों को भूल गए, सब कुछ भूल गए हैं। पर
सब कुछ भूलने के बाद हमें सब कुछ याद रखना है। हमें अपने वतन की आज़ादी के लिए, वतन की तरक्की के लिए हमें एकजुट होना है। हम क्यों सब भूल गए हैं, क्यों अपनी संस्कृति को, क्यों अपने संस्कार को, क्यों अपनी सभ्यताओं को भूल चुके हैं, ये बात वो बयान कर रहे हैं। फना का होश आना, ज़िंदगी का दर्द सर जाना, उजल गया है खुमारे बादए हस्ती उतर जाना, वही क़तरा लहू का अश्क बनकर कर गया रुसवा, जिसे हमने नमक परवर दे ज़ख्मे जिगर जाना। क्या कलाम लिखते हैं, ज़बरदस्त। आप आगे लिखते हैं, ना कोई दोस्त तो दुश्मन हो शरीक के दर्द व गम मेरा, सलामत मेरी गर्दन पर रहे बारे अलम मेरा, लिखा ये दावरे महशर ने मेरी फ़र्द इसियाँ पर, ये वो बंदा है जिस पर नाज करता है करम मेरा। इसमें वो फरमाते हैं कि मैं ना कोई दोस्त ना ही कोई दुश्मन, शरीक के दर्द गम, शरीक यानी शिरकत करने वाला, मेरे किसी दर्द में, मेरे किसी गम में कोई दोस्त, कोई दुश्मन कोई नहीं है मेरे साथ। सलामत मेरी गर्दन पर रहे बारे अलम मेरा, हमेशा मेरी हिम्मत ही मेरे साथ रही है। लिखा है दावरे महशर ने मेरी फ़र्द इसियाँ पर, मेरे गदर पर क्या लिखा है, ये वो बंदा है जिस पर नाज करता है करम मेरा। ये बंदा है जिस पर मेरा करम भी नाज करता है कि हाँ ये इस लायक है। इस शेर की दाद देने के लिए इकबाल का उसी मज़मून का शेर सुनिए। अब इकबाल इस शेर की खूबसूरती को बयान करने के लिए अपनी तरफ से क्या लिखते हैं इसकी तारीफ़ में, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, क़तरे जो थे मेरे अर्क इन्फ़िआल के। इकबाल इस शेर की तारीफ़ में अपने जुमले में ये बयान फरमाते हैं, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए। मोती समझ के किसने चुन लिए? करीम ने, शान करीमी ने उनको मोती समझ के चुन लिया। किसको चुन लिया? कतरे जो थे मेरे अर्क इन्फ़िआल के। अर्क इन्फ़िआल मतलब पसीने के जो कतरे थे उसको मोती समझ के चुन लिया। इतनी खूबसूरती से आपने इस कलाम को लिखा है। ऐसा आपने किसके लिए कहा है? चकबस्त के लिए। किसने? अल्लामा इकबाल ने। आगे देखिए क्या फरमाते हैं, और असग़र भी इस मैदान में पीछे नहीं। असग़र साहब ने भी आपकी तारीफ़ में बहुत कुछ लिखा है, आप भी पीछे नहीं रहे जब आपके इन कलाम को पढ़ा गया तो। असग़र साहब लिखते हैं, सुना है हश्र में शान करम बेताब निकलेगी, लगा रखा है सीने से मताए ज़ौक़ इसियाँ को, जिसकी कफ़स में आँख खुली है मेरी तरह, उसके लिए चमन की ख़ज़ां क्या बहार क्या, हो गया हूँ सारी दुनिया के गुनाहों में शरीक, जब से मैंने ये सुना उसकी रहमत आम है। हमारे असातिज़ा में कलाम की खूबी का मयार मश्क की कसरत और सिलसिले की अज़मत था। चुनांचे एक साहब का ये शेर आपने सुना होगा। असग़र साहब ने भी आपकी तारीफ़ में बहुत कुछ लिखा है और उसके बाद भी काफ़ी शायरों ने आपकी तारीफ़ में बहुत कुछ लिखा है। आपने ये वाला शेर तो सुना ही होगा, शायरी खेल नहीं है जिसे लड़का खेले, हमने 55 बरस इस फ़न में है पापड़ बेले। यानी शायरी कोई आसान और सहल काम नहीं है, इसे हर कोई नहीं कर सकता। इस शेर में ये बताया गया है। एक उम्र लगती है, एक तजुर्बा लगता है, एक समझ के बाद, एक शऊर के बाद, एक काफ़ी बड़ी मेहनत के बाद आदमी शेर व शायरी के फ़न में माहिर हो पाता है। और चकबस्त ने बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कलामों को पेश किया है। इतने अच्छी तरीके से पेश किया है कि दूसरे शायरों को भी उनकी दाद देने के लिए अपनी तरफ से शायरियाँ लिखनी पड़ी उनकी तारीफ़ में। आगे देखिए, गरीब चकबस्त इस मयार के मुताबिक शायद तुफ़्ल शीर ख्वार ही ठहरा। वो जवानी ही में इस दुनिया से रुखसत हुआ और उसने ज़्यादातर अपनी तबआ रिसा को रहबर बनाया। वो बक़ौल ख़ुद तख़ल्लुस का भी दुनिया में गुनहगार था। हाँ, उसमें शायरी का फ़ितरी ज़ौक़ था, एक हसास तबीयत थी और उसके अंदाज़ बयान में एक रानाई और रंगीनी थी। हमारा जदीद उर्दू अदब उसी रंगीनी से बागो बहार बना हुआ है। आले अहमद सुरूर।
आल अहमद सुरूर क्या लिखते हैं, बेशक चकबस्त ने जो कलाम लिखे हैं, चकबस्त ने जो नज़में लिखी है वो बहुत ही उम्दा लिखी हैं। वतन की मोहब्बत उनके अंदर कूट कूट के भरी थी। वतन की मोहब्बत के लिए आपने जो नज़में लिखी हैं, उन नज़मों को कोई और दूसरा नहीं पहुंच पाया। आपने इस कौम की तरक्की के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की मोहब्बत के लिए आपने बहुत कलाम लिखे हैं। आपने इस वतन की खिदमत के लिए हर शोबे पर पूरा पूरा ध्यान दिया है। आपने हर शोबे पर, हर भाग पर, हर जगह पर आपने अपनी नज़मों से उस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है। और ये काम हर कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि नज़में लिखना, कलाम में खूबसूरती पैदा करना, शायरियाँ लिखना एक आम और सहल काम नहीं है। ये बात आप भी बेहतर जानते होंगे। उम्मीद करता हूँ ये सबक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को एक बार वापस दोहरा कर सुन सकते हैं। अगर वीडियो में ऐसे अल्फाज जो मुझसे छूट गए हैं या ऐसे अल्फाज जो आप जानना चाहते हैं, अगर उन अल्फाज के मानी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आपको उन अल्फाजों के जवाब भी मिल जाएंगे। आप एक बार नहीं, बार बार पूछेंगे, हम बार बार जवाब देंगे। आप इस बात में बिल्कुल झिझक ना करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हम मिलते हैं आपसे अगले सबक में। तब तक खुदा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त। खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।